नमस्कार, मैं सुखा निर्भया की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बारिश कम होने के चलते बांधों की स्थिति खराब, जल की एक बूंद को संरक्षित करने की आवश्यकता, बोले डॉक्टर बी डी कल्ला। 15वें भूसूत्री कार्यक्रम समेत फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोले जिला प्रभारी मंत्री। जयपुर में आयोजित 9 सितंबर की महारैली में भारी संख्या में भाग लेने का किया आह्वान। सुरेशिया में घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में 2 गिरफ्तार, सुरेशिया के ही हैं दोनों आरोपी। बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, दलित क्रांति दल ने सौंपा एसपी को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। ऊर्जा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल कला साहित्य और संस्कृति व पुरातत्व विभाग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मंगलवार को पीलीबंगा नगर पालिका सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिले में तैयारियों समेत विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब ये बैठकें अलग अलग ब्लॉक मुख्यालय पर होंगी। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बारिश कम होने के चलते इस बार बांधों में पानी की स्थिति खराब है, लिहाजा जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब जल की बचत और संरक्षण दोनों आवश्यक है। अगर दोनों को नहीं किया गया तो वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों तकलीफ पाएंगे। खेती में भी हमें ड्रिप इरिगेशन में आना पड़ेगा। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में डिग्गियों का निर्माण कर ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने की बात कही। दैनिक जीवन और खेती में भी पानी की बचत को अत्यंत जरूरी बताते हुए कहा कि राज्य में 295 ब्लॉक डार्क जोन में है, लिहाजा कोई कुआं भी होता है तो उसे जल पुनर्भरण की व्यवस्था करके ही कुआं खोदना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जगह पानी की बचत करने की आवश्यकता है। मंत्री ने टॉयलेट में भी छोटी और बड़े बटन वाले फ्लैश लगाने की जरूरत बताते हुए कहा कि छोटी आवश्यकता और छोटा बटन, बड़ी आवश्यकता होने पर बड़ा बटन दबाने से भी लाखों लीटर पानी की बचत की जा सकती है। उन्होंने पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कैंप लगाकर जल संरक्षण और जल बचत के बारे में ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता बताते हुए साथ के साथ सिंचाई और पीएचडी विभाग के जेईएन को भी ग्रामीण स्तर पर जल की बचत के बारे में किसानों को जानकारी देने की बात कही। शहरों में भी बारिश के दौरान सड़क के पानी को बचाने और संरक्षित करने की बात कही गई। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि भाखड़ा और गंग कैनाल में पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईजीएनपी में समस्या बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो भी पानी मिल रहा है उसका अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला अस्पताल समेत पूरे जिले में चिकित्सा सेवाओं को माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इससे पहले सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने जिले में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीएससी, सीएससी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था समेत कोरोना के वर्तमान में एक्टिव केसेज, सैंपलिंग इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर नतमल डिडेल ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की जानकारी देते हुए जिला प्रभारी को बताया कि जिले में कोरोना में विधवा हुई कुल 209 महिलाओं को योजना के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार 4 अनाथ बच्चों को भी 1-1 लाख रुपए देने के साथ प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। उनके 18 वर्ष पूरा होने तक एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह विधवाओं के 96 बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह पालनहार योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में ए ग्रेड और उन्हें ए ग्रेड की रेटिंग बनाए रखने और जिन योजनाओं में बी या सी ग्रेड है उनमें सुधार करते हुए सी से बी या ए लाने की कोशिश करें। लीड बैंक को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि लीड बैंक को लेकर हमारा अनुभव खराब है। लीड बैंक गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रभावी लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवासहीन लोगों को आवास की व्यवस्था करने और योजना में ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। घर घर नल योजना में भी सी ग्रेड होने पर जिला प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समय पर टारगेट पूरा करने और ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने मनरेगा कार्यों में दवा और छाया का उचित प्रबंध करने और कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। नगर परिषद चेयरमैन और प्रधान दयाराम जाखड़ ने खाद्य सुरक्षा में जरूरतमंद के नाम पोर्टल से हटा देने की जानकारी दी तो डीएसओ ने बताया कि पोर्टल से करीब 80,000 नाम हटाए गए हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर कोई गलत नाम हटा है तो उसे जोड़ दिया जाए। डीएसओ ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में
53% के मुकाबले 75% नाम है। लिहाजा शहरी क्षेत्र में तो अब भी करीब 20% नाम हटाने होंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में तय सीमा से करीब 6% नाम कम है। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में 6% नाम जोड़े जा सकते हैं। पोर्टल खुलने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रभारी मंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्योग विभाग की एमएसएमई योजना के अंतर्गत नए उद्योग लगाने पर 3 साल तक लाइसेंस की जरूरत नहीं। उद्योग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा विभाग में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि एसडीएम, प्रधान विकास अधिकारी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर 100% परिवारों को इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अलावा जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कलेक्टर नटमल डिडेल, एसपी प्रीति जैन, चेयरमैन गणेश बंसल, विनोद गोटवाल, नगरपालिका चेयरमैन सुखचैन रमाणा, पीलीबंगा प्रधान अमनदीप कौर, हनुमानगढ़ प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाकर, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हमारी स्टेट की फ्लैगशिप योजनाएं और इसके अलावा 15 पॉइंट अक़लियत के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है और विभिन्न विभागों के बारे में कोविड की समीक्षा की गई। और इस दौरान ये देखा गया है कि आपके यहाँ हनुमानगढ़ में कोविड के पेशेंट लगभग शून्य हो गए हैं। जो एक्टिव केसेज हैं उनका इलाज चल रहा है। आने वाली तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए आगे से आगे पीजीटीडी बेड्स की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। लगभग 3 महीने का मांग को देखते हुए यहाँ पर स्टॉक विद्यमान है। इसके अलावा सिंचाई, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसी प्रकार आपके डिस्कॉम, पीएचईडी, जल जीवन मिशन, इन सब की समीक्षा की गई और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं जो ए कैटेगरी के पॉइंट्स हैं उनको तो आप बनाए रखें, इसको नीचे नहीं आने दें, और जो सी और बी श्रेणी के बिंदु हैं उनको ए श्रेणी में लाने का प्रयत्न करें। बलात्कार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में मंगलवार को दलित क्रांति दल सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संगठन के राष्ट्रीय संयोजक रामजस धौलीवाल ने बताया कि जिले में दलित समाज पर अत्याचार के मामले में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। आरोपी राजनीतिक पहुंच वाले होने के चलते या तो मुकदमा दर्ज नहीं होता या मुकदमा दर्ज होता है तो कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने बताया कि टिब्बी तहसील के सालीवाला गांव के गैंगरेप का मामला टिब्बी थाना में 17 जुलाई और पक्का भादवा बलात्कार का मामला महिला थाना में 15 जुलाई को दर्ज हुआ, परंतु इतना समय बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस कारण दलित समाज में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश है, जो कभी भी जन आंदोलन का रूप ले सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के मामले में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीड़ित पक्ष को परेशान करने के साथ साथ राजीनामा के लिए भी धमकाया जा रहा है। ज्ञापन के जरिए दोनों मामलों में 29 अगस्त तक गिरफ्तारी न होने पर दलित समाज संगठनों को साथ लेकर एसपी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। आज हम एसपी साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हनुमानगढ़ जिले में दलितों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन है जो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी पिछले दिनों टिब्बी थाना के अंतर्गत 17/7/2021 को गैंग रेप का मुकदमा हुआ। पीड़ित दर दर भटकती है, कहीं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मुलजिम आके सरेआम धमका रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। इसी तरह से पक्का भादवा में एक 15 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, जो पीड़िता मेरे साथ है, पीड़िता के पति मेरे साथ है, और वो उनको मुलजिमों को गिरफ्तार करने की बजाय उनको तरह तरह का लालच देके, कोई पैसे का लालच जाके दे रहा है, कोई ज़मीन का लालच दे रहा है, कोई प्लाट का लालच दे रहा है और राजीनामा करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारी ये मांग है कि या तो 5 दिन का समय दिया हमने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि 29 तारीख तक या तो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाए दोनों मुकदमों में, और अगर 29 तारीख तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दलित समाज के विभिन्न संगठन
जैसे भीम आर्मी है, अंबेडकर नवयुग संघ है, अंबेडकर संघ है, ये दलित क्रांति दल के नेतृत्व में 30 तारीख से एसपी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और जिसमें किसी भी तरह की कोई हानि होती है, किसी तरह की सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर 9 सितंबर 2021 को आयोजित महारैली को सफल बनाने के लिए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में जंक्शन स्थित जलदाय विभाग में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्य शंभू सिंह राठौड़, महेंद्र घायल, गिरिराज चौधरी ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 30 अक्टूबर 2017 की कटौती वापस लेने, दूसरी पदोन्नति लेवल 11 करने, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के समान लेवल 12 देने, सचिवालय पैट्रन, पंचायत राज के मंत्रालय कर्मचारियों को भी अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की भांति समान टाइम बाउंड पदोन्नति के अवसर प्रदान करने और ग्रेड पे 3600 देने, संघर्ष समिति के साथ 2013 में हुए समझौते के अनुसार पदोन्नति के पद रिलीज कर चयनित वेतनमान 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24 व 32 का लाभ देने, मंत्रालय निदेशालय को गठन करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर काफी समय से संघर्ष किया जा रहा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में 9 सितंबर को जयपुर में संगठन द्वारा महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने का आह्वान संगठन सदस्यों से किया। बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए राम प्रताप सुथार को जिला संयोजक, अंकित यादव को सह संयोजक नियुक्त किया गया। अध्यक्ष था, मैं भी संघर्ष समिति का मेंबर था। संघर्ष समिति की मीटिंग हुई मेडिकल में और वहां सबसे सुझाव मांगे, भाई सरकार ने 2400 तो कर दिया, अब आगे क्या करना चाहिए। साथियों, मनोज जी सक्सेना उस समय मेरे जनरल सेक्रेटरी थे राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, और राज सिंह जी चौधरी मेरे जयपुर के जिला अध्यक्ष थे। मैं उन पर बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये लोग हमारी बात मानेंगे। मैं इनका प्रदेश का अध्यक्ष हूं और मैं उनके कॉन्फिडेंस में आकर के और मैंने संघर्ष समिति में मेरा सुझाव रखा तो भाई ग्रेड पे 2400 का तो अपने को धन्यवाद देना चाहिए। उसका कारण है कि अपनी वजह से 16 और केडर 1900, 2000, 2100 मतलब 75, 80, 79, 60 और 83, 40 से 98, 40 में आ गई। इसका मतलब यहां से 1 रुपया आगे बढ़ेगा तो ये 3, 75, 80, 79, 60 और 83, 40 अपने साथ आगे जाए, क्योंकि जब अपना 98, 40 हुआ तो इनका भी करना पड़ा। ये स्टेट पैरिटी है, अपने से आगे वाला अपने से पीछे नहीं रह सकता। और इसमें 2.5 लाख आदमी है, 2.5 लाख आदमियों का वेतन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मंत्रालय कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए राजस्थान मंत्रालय संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है। उसी के दौरान हम लोग सारे जिलों में दौरे कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग सरकार से जो है हमारी वेतन कटौती 30/10/17 का आदेश विलोपित कराना और उसके साथ हम सचिवालय पैटर्न की मांग करते हैं। बस जो पिछली सरकार जो हमें देके गई थी 26,000 पद, उन पदों की बहाली हमारी होनी चाहिए। पंचायत राज के कर्मचारियों की हमारी जो समस्या है उन समस्याओं को सरकार गौर करे। इसी क्रम में हम सारे प्रदेश में हर जिले में दौरे कर रहे हैं और हम चाहते हैं 9 सितंबर की रैली में अधिक से अधिक कर्मचारी वहां जयपुर की राजधानी में पहुंचे, राजस्थान की राजधानी में वहां पहुंचे और इस रैली को सफल बनाए, जिससे सरकार से हम अपनी मांग मंजूर करा सके। कितने जिलों में हम कर चुके? हम तकरीबन 19 जिलों में हम दौरे कर चुके हैं और आगे भी हमारे बाकी के जिले बाकी हैं, तो वो सारे जिले हमारे 6 सितंबर तक कंप्लीट करेंगे। 7 और 8 तारीख को हमारी जयपुर में रहेंगी, 9 तारीख को हमारी रैली है। उस रैली को सफल बनाने के लिए हम सभी कर्मचारियों से आह्वान कर रहे हैं। हम अब की बार कुछ खो के नहीं आएंगे, हम लेकर ही आएंगे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हर बार संघर्ष करना पड़ रहा है। और पिछली सरकार से भी हमने संघर्ष किया, उसके बावजूद भी कुछ समझौते हुए थे 8, 16, 24, 32 के चयनित वेतनमान 9, 18, 27 के स्थान पर उसको लागू करवाना था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने लागू नहीं किया, जबकि पूर्णतः हमारी सहमति हुई थी। और हम अब पिछले 2.5 साल से राज्य सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं और उसी के उपरांत जब संघर्ष समिति का गठन किया गया, हमने केकड़ी में गठन किया, उसके बाद से हम जयपुर सहित सभी जिलों में जागृति अभियान चालू कर रखा और करीबन 17-18 जिलों में आज जा चुके। हनुमानगढ़ में आज जो हमने
संघर्ष समिति की मुख्य मांगों को लेके कर्मचारियों को जागृत करेगा। मैं समझता हूं हनुमानगढ़ के लोगों ने जिस प्रकार से हमें समर्थन दिया, उसी प्रकार सभी जिलों में हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैं समझता हूं 9 सितंबर, आने वाली 9 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बहुत बड़ी विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसका नाम हमने महारैली दिया है। अगर राजस्थान की सरकार उससे पहले तक नहीं चेतती है, नहीं हमारी मांगों पे कोई समझौता सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो मैं समझता हूं 9 तारीख को वही महारैली के धरना स्थल पे आगे का निर्णय लिया जाएगा। और सहयोग से उसी दिन विधानसभा का जो संचालन हो रहा है, तो मैं समझता हूं राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी उस दिन तक मांगों पे गौर नहीं किया गया तो वहां से हिलने वाला नहीं होगा, ये हम चेतावनी देते हैं राज्य सरकार। लगभग 70,000 बाबू है और राजस्थान के और अन्य विभाग में जो लोग वेतन कटौती से प्रभावित हैं, उन सबसे भी हम अपील करते हैं कि संघर्ष समिति के आह्वान पर सब लोग वहां आए और राजस्थान की सरकार से दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। परंतु कर्मचारी वहां जितनी संख्या में आए, हम समझते हैं हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम चाहते हैं 9 सितंबर से पहले राजस्थान की सरकार कर्मचारियों की मांगों पे कर ले, अन्यथा राजस्थान की सरकार से दो हाथ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुरेशिया में बलराम यादव के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हनुमान उर्फ कालू पुत्र रामप्रताप वर्मा व मुकेश उर्फ सोनू पुत्र विक्रम सिंह राजपूत के रूप में हुई है। दोनों ही सुरेशिया के वार्ड नंबर 59 के रहने वाले हैं। एएसआई मगर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के हाथ दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। 24 जुलाई की रात्रि को फायरिंग में हत्या प्रयास में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। करीब महीना भर पहले सुरेशिया के अंदर बलराम यादव के घर पर जान से मारने से फायरिंग करने संबंधी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस संबंध में लगातार इन मुलजिमों की तलाश की जा रही थी। ये लगातार स्थान बदल रहे थे और यहाँ से गायब थे, तो उसमें सफलता हासिल करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और उनसे अब हथियार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। ये पहले इनमें से एक तो शायद बलराम के साथ ही रहता था पहले, और अभी इनका रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि इन पे कितने मुकदमे हैं या क्या किस रंजिश वजह इन्होंने फायरिंग की, उसके विषय में अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत मरीजों को वितरित होने वाले 600 एनडीपीएस घटक युक्त नशीली टैबलेट बरामद कर टाउन पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शौकत अली निवासी गांव गाड़ू, जो कि वर्तमान में टाउन के रूपनगर में रह रहा था, उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से मिले 60 पत्तों में कुल 600 नशीली एनडीपीएस घटक युक्त टैबलेट बरामद हुई है। वही टैबलेट पर अंकित है राजस्थान गवर्नमेंट सप्लाई नोट फॉर सेल। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच जंक्शन पुलिस थाना के उप निरीक्षक विशु वर्मा को सौंपी गई है। गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि भाई कोई खट्टू नाम का आदमी है, वो अपने घर के आसपास कोई दवाइयाँ वगैरह कुछ बेच रहा है। इस तरह की सूचना मिली, जिसपे मौके पर गए तो शौकत जो है वो ये शौकत उर्फ खट्टू प्रेमनगर का रहने वाला है। ये अपने घर के आगे हमें मिला था और दवाइयाँ वगैरह बेच रहा था। 600 टैबलेट्स अल्ट्राजोल इससे बरामद हुई हैं और आगे इसमें कार्रवाई जारी है। ये चोरी नहीं करता था, ये जिला औषधि केंद्र जंक्शन से ये दवाइयाँ ये मंगवाता था। इसके साथ एक कोई इसने अपना सहयोगी जिससे ये मंगवाता है उसका नाम रिंकू बताया है और उस संबंध में आगे तफ्तीश कर रहे हैं। नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी परीक्षा फार्म सफलतापूर्वक भरवाए जाने के उपलक्ष्य में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीताराम और लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चहर का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र सुनील चहर ने कहा कि लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चहर ने छात्रों के परीक्षा फार्म शुरू करने के लिए दिन रात मेहनत की और बड़ा आंदोलन किया। यही वजह है कि आज हम यूनिवर्सिटी के परीक्षा फार्म भर पाए, अन्यथा हमारा 1 साल बर्बाद हो जाता।
इस अवसर पर चाहर ने बताया कि छात्रों द्वारा किए गए सम्मान के लिए वो छात्रों के आभारी हैं और इसी तरह वो छात्रों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और सदैव छात्रों के हितों में लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय छात्रों की मेहनत और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीताराम और उनके स्टाफ को जाता है, क्योंकि डॉक्टर सीताराम ने महाविद्यालय के छात्रों के फार्म भरवाने के लिए दिन रात एक कर दिया और छुट्टी के दिन भी महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति दी। यही वजह है कि छात्र अपना फार्म भर पाए। इस अवसर पर चाहर ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे मान ली जाती और महाविद्यालय में स्थायी एप्लीकेशन नहीं मिल जाता, असंवैधानिक डायरेक्टर पद खत्म नहीं कर दिया जाता और प्रबंधन समिति की स्थायी कार्यकारिणी नहीं मिल जाती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। पिछले 2 महीने से हमें फार्म भरवाने के लिए, स्थायी एफिलिएशन के लिए, स्थायी मैनेजमेंट के लिए एक आंदोलन कर रहे थे। फार्म भरवाना जो शुरू हुआ उसमें प्राचार्य साहब का जो योगदान है उसे शब्दों से तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम लेस मात्र एक गुरुदेव को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। एक बात कही गई है कि असफलता अनाथ होती है, सफलता के हजारों माई बाप होते हैं। हकीकत में जिस तरह से प्राचार्य साहब ने इतनी मेहनत की कि रात को 12-12, 10-10 बजे तक इस महाविद्यालय में रुके, फोन करने थे, फोन किए, वो काम किए। उन्हें इस सम्मान से तो हालांकि उनका भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम उनके शिष्य हैं तो जितना हम कर सकते हैं उतना आज उनको सम्मान करने का काम कर रहे हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, गुरुदेव के लिए एक बार तालियां बजाएं। सर्वविदित है कि हमने पिछले काफी समय से एक आंदोलन किया था कि महाविद्यालय को स्थायी मान्यता मिलनी चाहिए, स्थायी मैनेजमेंट कार्यकारिणी होनी चाहिए, छात्रों के परीक्षा फार्म भरे जाने चाहिए। क्योंकि परीक्षा फार्म चालू हो गया, परीक्षा फार्म सफलतापूर्वक भरे भी गए हैं। इस कार्य में हमारे प्राचार्य साहब ने और हमारे यहाँ के स्टाफ ने जितनी मेहनत की उसकी वजह से ये संभव हो पाया, वरना लोग तो हाथ खड़े कर चुके थे। ये वैसे तो कहा जाता है कि श्रेय लेने के जब बात आते हैं तो अनेक माई बाप बन जाते हैं, लेकिन जब असफलता होती है तो वो अनाथ होती है। लेकिन हमें पता है, छात्रों को पता है किस प्रकार से यहाँ के स्टाफ ने और यहाँ के प्राचार्य ने इतनी मेहनत की कि हमारी परीक्षा फार्म चालू हुए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस असंवैधानिक डायरेक्टर को नहीं हटा दिया जाता है, स्थायी कार्यकारिणी नहीं आ जाती है। अब चूंकि हमने स्टाफ और प्राचार्य का हमने स्वागत किया, हमने इनकी मेहनत देखी है तो हमें बहुत खुशी हुई है। और हो सकता है कि अगली गाज इन प्राचार्य और स्टाफ पर गिर जाए, क्योंकि तानाशाही चल रही है। जिस जिससे छात्र जुड़े हुए हैं, जिस जिससे करें उन सबको हटाया जा रहा है, कॉलेज को नीचे डुबोने का काम किया जा रहा है। हो सकता है कि अगली कार्रवाई इन पे हो और इनको भी हटा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमारे काफी टीचरों को यहाँ से छुट्टी कर दी गई है। लेकिन अगर अब आगे भी कुछ होता है तो हम आंदोलन जारी रखेंगे, और आंदोलन हमारा वैसे भी जारी है क्योंकि हमारी मांगे सभी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ परीक्षा फार्म भरे गए हैं। जल्दी इस आंदोलन को उग्र किया जाए। टाउन में 2 रातों में 2 मकानों और एक दुकान में चोरी की वारदात हो गई। संबंधित मकान मालिक व दुकानदार की ओर से अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए टाउन थाना में परिवाद सौंपा गया है। जगदीश पुत्र रामचंद्र कुमार निवासी मेडिसिन मार्केट ने बताया कि वह रविवार को अपने ससुराल गया था। पीछे से रात्रि को उसके घर में घुसे चोरों ने सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ली। सुबह पड़ोसियों ने मकान के ताले टूटे देखकर फोन पर इसकी जानकारी थी। मैं गांव गई हो इसी रक्षाबंधन में जी। फिर आके देखा क्या हो रहा? आके देखा तो फोन करे गली वाला को, फोन करे थे कि आपके घर के ताले टूटे हुए थे। ताले टूटे हुए थे जो उठे सुबह वापस 12 बजे वापस आए, 3 बजे 3:45 बजे घर पे आए जी। आके थाना में गए रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट करके फिर पुलिस आई। पुलिस ने आके देखा जी अंदर, फिर देखे आके पुलिस आई, आगे देखा सारा लॉकर खुला था, रूम में सामान देखे सारी कोई चीज़ भी नहीं बची। टिक्का था सोने का, अंगूठी थी, काने की सी, गले का मंगलसूत्र सी, 4 जोड़ी पजेबा की सी, बच्चियाँ की सी, दोनों लड़कियाँ की थी जी। 50,000 रुपया सी नगद सारे। मेडिसिन मार्केट वार्ड 22 में रहने वाले ज्वेलर्स तातोबा पुत्र बबन मराठा ने थाना में सौंपे परिवाद में बताया कि रविवार को अपने परिवार सहित रक्षाबंधन पर श्रीगंगानगर गया था। सोमवार को वापस आया तो घर के
मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। घर से नकदी व सोने चांदी की जेवरात गायब थी। ये सब सामान रात्रि को अज्ञात जना चोरी कर ले गए। हमारा वैसे सोना चांदी गलाने का काम है। मेरा नाम वैशाली कालिन है और इनका तातोबा कालिन। मैं गंगानगर गई थी भाई के पास राखी बांधने, तो उसी रात को मेरे घर में चोरी हो गया। अलमारी तोड़ के 7-8 तोले सोना, 4 किलो चांदी और नगद कैश थे 40,000 रुपये। हम खुद ही आए थे, ये इसके पापा से पहले आए थे 7 बजे, हम पीछे से आए 8-9 बजे जी। तो इनको आते ही बस गेट जाली वाला बंद था, अंदर का सारा खुला पड़ा था। आते ही बस आड़ो पड़ोसी को बोला, शोर शराबा होके भी पुलिस स्टेशन थाने में गए और उनको बोल दिया। वहीं टाउन के पुराना बाजार स्थित किराना दुकान में चोरी हो गई। वेद प्रकाश हिसारिया पुत्र सोहनलाल हिसारिया ने बताया कि उसकी दुकान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास पुराना बाजार टाउन में मैसर्स आरडीएस ट्रेडर्स के नाम से है। सोमवार को रात को उसकी दुकान में कोई अज्ञात व्यक्ति 12,000 रुपए की नकदी, चांदी का एक सिक्का और करीब 6,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गया। मंगलवार सुबह जब वह अपनी दुकान खोलने के लिए आया तो चोरी का पता चला। फूफा जी श्री वेद प्रकाश जी हिसारिया की दुकान है आरडीएस ट्रेडर्स। इसमें रात को कल चोरी हुई है। आज सुबह फूफा जी जब उठे हैं तो इन्होंने देखा कि मतलब साइड में जो रास्ता है उसका ताला टूटा हुआ था और साइड वाले शटर से चोरों ने ताला तोड़ करके सबल से और वारदात की है, जिसमें 12,000 रुपये नकदी और करीब 8,000 रुपये का सामान चोरी करके ले गए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ट्रैफिक थाना यातायात पुलिस के जस्ट पीछे जहाँ व्यस्त चौक है उस चौक पे रात के टाइम चोरी हो जाती है और कोई अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सुबह एक बारी वैन आकर के चली गई, इसके अलावा इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरह की वारदात अगर शहर में होती है तो बड़ी निंदनीय कार्रवाई, निंदनीय है स्थिति। यह है व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कोरोना की मार झेलने के बाद में 3-3 महीने एक पैसा आमदनी का साधन नहीं होने के बाद अभी दुकानदारी स्टार्ट की और तुरंत इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। तो इस पर मैं ये चाहता हूँ कि तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और चोरों को पकड़ के व्यापारियों को इस समस्या से निजात मिले। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।